चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं भारत की कहानी के एक बहुत ही अहम अध्याय को। ये कहानी है हमारे संविधान के पहले दशक की। वो दौर जब एक नया नया आज़ाद देश अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था और अपने भविष्य की नींव रख रहा था। तो आइए देखते हैं कि भारत के पहले 10 संशोधनों ने कैसे एक राष्ट्र को गढ़ा, उसे बनाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखित संविधान बनाया गया और लागू होने के बस 1 साल के अंदर ही उसमें बदलाव की जरूरत पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? बस इसी सवाल के जवाब में इन पहले 10 संशोधनों की पूरी कहानी छिपी है। देखिए, एक बात होती है कागज पर एक आदर्श संविधान बना देना, और एक बिल्कुल दूसरी बात होती है उसे भारत जैसे विशाल विविधता से भरे देश में असलियत में लागू करना। जैसे ही संविधान लागू हुआ, सरकार का सामना जमीनी हकीकत से हुआ और बस यहीं से संशोधनों का वो सिलसिला शुरू हो गया। जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी सामाजिक न्याय की। सरकार चाहती थी कि जमींदारी प्रथा खत्म हो, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिले। लेकिन इस रास्ते में एक बुनियादी टकराव था। एक तरफ था किसी व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार और दूसरी तरफ था पूरे समाज का कल्याण। दोनों में संतुलन कैसे बने? तो हो ये रहा था कि जब भी सरकार जमींदारी खत्म करने के लिए कोई कानून बनाती, बड़े बड़े जमींदार अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर सीधा अदालत पहुंच जाते और अदालतें अक्सर इन कानूनों को रद्द कर देती थीं। मतलब सामाजिक सुधार का रास्ता एक तरह से बंद ही हो गया था। तो इस कानूनी डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार 1951 में पहला संशोधन लेकर आई। इसमें 3 बहुत बड़े कदम उठाए गए। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए गए ताकि देश में स्थिरता बनी रहे और बड़े सुधार हो सकें। दूसरा, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, जिनका सीधा मकसद था भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती देने से बचाना। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कदम था, वो थी 9वीं अनुसूची का बनना। ये एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें अगर कोई कानून डाल दिया तो उसे अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती थी। इसने सामाजिक न्याय का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब बहस छिड़ गई मुआवजे की रकम पर। तो 1955 में आया चौथा संशोधन। इसने ये तय कर दिया कि सरकार जब जमीन लेगी तो उसका जो मुआवजा देगी वो काफी है या नहीं, इस पर अदालतें सवाल नहीं कर सकती। इससे भूमि सुधार कानूनों को और भी मजबूती मिली। अच्छा, अब जरा सामाजिक न्याय से हटकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। 1952 में दूसरा संशोधन आया, जिसका मकसद था कि लोकसभा में हर आवाज को बराबर का वजन मिले। इसके तहत ये तय किया गया कि एक लोकसभा सांसद ज्यादा से ज्यादा 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा इसलिए ताकि बड़ी आबादी वाले इलाकों की आवाज संसद में दब ना जाए। सामाजिक न्याय की बात को ही आगे बढ़ाते हुए 1954 के तीसरे संशोधन ने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था, उसके नियमों को और साफ किया और मजबूत किया, ताकि ये प्रतिनिधित्व सिर्फ कागज पर एक वादा बनकर ना रह जाए, बल्कि असलियत में पिछड़े समुदायों को ताकत मिले। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। वो थी आज़ाद भारत की अंदरूनी सीमाओं को तय करना। मतलब देश का नक्शा कैसा दिखेगा, कौन कौन से राज्य होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों ने दिया। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। 7वां संशोधन जो 1956 में आया, वो अपने आप में एक क्रांति जैसा था। इसने राज्यों की वो पुरानी कॉम्प्लिकेटेड A, B, C और D कैटेगरी वाली व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह एक सिंपल और लॉजिकल सिस्टम लाया गया, जिसमें सिर्फ राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश। जानते, ये वही व्यवस्था है जो आज भी हम देखते हैं। इसने ही आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव रखी। पर सिर्फ नक्शा बना देना ही तो काफी नहीं था, उसे ठीक से चलाना भी तो था। यहीं पर 5वें और 6ठे संशोधन की भूमिका आती है। 5वें संशोधन ने केंद्र सरकार के लिए राज्यों की सीमाओं को बदलना आसान बना दिया, जिससे ये पूरी प्रक्रिया काफी फ्लेक्सिबल हो गई। और 6ठे संशोधन ने केंद्र को राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई। पहले दशक के संशोधनों का तीसरा और आखिरी बड़ा मकसद था भारत की सीमाओं को फाइनल शेप देना और सामाजिक समावेश की नीतियों को आगे बढ़ाना। साल 1960 में
8वें संशोधन ने एक बहुत ही जरूरी काम किया। इसने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया। इससे सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की जो लंबी प्रतिबद्धता थी वो एक बार फिर से साफ हो गई। किसी भी नए देश के लिए अपनी सीमाओं को पक्का करना बहुत जरूरी होता है। इसी दिशा में 9वें संशोधन के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक क्षेत्रीय समझौते को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसका मकसद था सीमा से जुड़े विवादों को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को ठीक से लागू करना। और इस पूरी श्रृंखला का अंत होता है 10वें संशोधन से। 1961 में इसके जरिए दादरा और नगर हवेली को आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल किया गया और उससे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को और भी मजबूती मिली। तो जब हम इन सभी संशोधनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? मतलब इस पहले दशक में हमने आखिर हासिल क्या किया? इस स्लाइड में सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। इन पहले 10 संशोधनों के मोटे तौर पर 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सामाजिक यानी भूमि सुधार और सामाजिक न्याय को लागू करना। दूसरा, प्रशासनिक यानी राज्यों का पुनर्गठन करके एक कुशल शासन व्यवस्था बनाना। और तीसरा, क्षेत्रीय यानी देश की सीमाओं को सुरक्षित करना और नए इलाकों को भारत में शामिल करना। संक्षेप में कहें तो ये संशोधन एक नए राष्ट्र को किताबों से निकालकर असलियत की जमीन पर खड़ा करने की कोशिश थी। और अंत में ये एक सवाल, अक्सर ये सोचा जाता है कि संविधान में बार बार बदलाव करना उसे कमजोर बनाता है, लेकिन भारत के पहले दशक की कहानी हमें कुछ और ही दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे जरूरी बदलावों ने संविधान को वक्त की चुनौतियों के हिसाब से ढलने में मदद की और उसे और मजबूत बनाया। तो सवाल यही रह जाता है, क्या संविधान पत्थर की एक लकीर है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, या फिर ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो देश के साथ साथ सांस लेता है, बढ़ता है और बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।